इस वीडियो में मैं आपको अशोक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो भारतीय इतिहास के सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक राजा हुआ। अशोक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख साधन उसके शिलालेख तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण अभिलेख है, किंतु ये अभिलेख अशोक के प्रारंभिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डालते। इनके लिए हमें संस्कृत तथा पाली में लिखे हुए बौद्ध ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ता है। परंपरा अनुसार अशोक ने अपने भाइयों का हनन करके सिंहासन प्राप्त किया था। अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीति का ही अनुसरण किया। अशोक ने देश के अंदर साम्राज्य का विस्तार किया, किंतु दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई। भारत के अंदर अशोक एक विजेता रहा। ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि उसने खस नेपाल को विजय किया और तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया। अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ऐसा प्रतीत होता है कि नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। प्लिनी की पुस्तक में उद्धृत मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त के समय में कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। अशोक के शिलालेख के अनुसार युद्ध में मारे गए तथा कैद किए हुए सिपाहियों की संख्या 2.5 लाख थी और इससे भी कई गुना सिपाही युद्ध में घायल हुए थे। मगध की सीमाओं से जुड़े हुए ऐसे शक्तिशाली राज्य की स्थिति की प्रति मगध शासक उदासीन नहीं रह सकता था। खरवेल के समय मगध को कलिंग की शक्ति का कटु अनुभव हुआ और सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग का जीतना आवश्यक था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कलिंग को जीतना एक दूसरा कारण भी था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्ग पर मौर्य का नियंत्रण आवश्यक था। कलिंग यदि स्वतंत्र देश रहता तो समुद्र और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलना आवश्यक था, किंतु यह कोई प्रबल कारण नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इस दृष्टि से तो चंद्रगुप्त के समय से ही कलिंग को मगध साम्राज्य में मिला लेना चाहिए था। कौटिल्य के विवरण से स्पष्ट होता है कि दक्षिण के साथ व्यापार को बहुत महत्व देते थे अशोक, और विजित कलिंग राज मगध साम्राज्य का एक अंग हो गया था। राजवंश का कोई राजकुमार वहाँ का वायसराय नियुक्त कर दिया गया और तोसली इस प्रांत की राजधानी जो है वह बनाई गई। कलिंग युद्ध में नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्टों से अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुंचा और युद्ध की भीषणता का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति को अपनाया। डॉक्टर हेमचंद रायचौधरी के अनुसार मगध का सम्राट बनने के बाद यह अशोक का प्रथम था आखिरी युद्ध था। इसके बाद मगध की विजय तथा राज विस्तार का वह युग समाप्त हुआ जिसका सूत्रपात बिंबिसार की अंग विजय के बाद हुआ था। अब एक नए युग का आरंभ हुआ और यह युग शांति, सामाजिक प्रगति तथा धर्म प्रचार का था, किंतु इसके साथ साथ राजनीतिक गतिरोध और सामरिक अकुशलता भी दिखाई देने लगी। सैन्य अभ्यास के जरिए अभाव में मगध का सामरिक आवेश और उत्साह क्षीण होने लगा। कलिंग की प्रजा तथा कलिंग की सीमा पर रहने वाले लोगों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, इस संबंध में अशोक ने 2 आदेश जारी किए। ये 2 आदेश धौली और जौगर नामक स्थानों से सुरक्षित है। ये आदेश तोसली और सांपा के महात्मय तथा उच्च अधिकारियों को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं। सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार हो, जनता को प्यार किया जाए और आक्रमण लोगों को कारावास का दंड तथा यातना ना दी जाए। जनता के साथ न्याय किया जाए तथा सीमांत जातियों को आश्वासन दिया जाए कि उन्हें सम्राट से कोई भय नहीं करना चाहिए। उन्हें राजा के साथ व्यवहार करने से
सुख ही मिलेगा और कष्ट नहीं। राजा यथाशक्ति उन्हें क्षमा करेगा, वह धर्म का पालन करे और यहाँ उन्हें सुख मिलेगा और मृत्यु के बाद स्वर्ग। अशोक के शिलालेख तथा स्तंभलेख से अशोक की साम्राज्य की सीमा की ठीक जानकारी प्राप्त होती है। शिला तथा स्तंभ के विवरण से ही नहीं वरन वहाँ के अभिलेख पाए गए हैं। उन स्थानों की स्थिति से भी सीमा निर्धारण करने में सहायता मिलती है। इन अभिलेख में जनता के लिए राजा की घोषणाएं अंततः वे अशोक के विभिन्न प्रांतों में आबादी के मुख्य केंद्रों में उत्कीर्ण कराए गए। कुछ अभिलेख सीमांत स्थल पर पाए गए जाते हैं और उत्तर पश्चिम में शाहबाजगढ़ और मसेरा में अशोक के शिलालेख पाए गए। इसके अतिरिक्त तक्षशिला में काबुल प्रदेश में लमगान में अशोक के लेख अरमाइक लिपि से मिलते हैं। एक शिलालेख में एंटियोकस द्वितीय थियोस की पड़ोसी राज्य कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर पश्चिम में अशोक के साम्राज्य की सीमा हिंदुकुश तक थी और कालसी, रुमदई तथा निगाली सागर शिलालेख तथा स्तंभ लेख से सिद्ध होता है कि देहरादून और नेपाल की तराई का क्षेत्र अशोक के राज्य में था। सारनाथ तथा नेपाल की वंशावलियों के प्रमाण तथा स्मारकों से यह सिद्ध होता है कि नेपाल अशोक के साम्राज्य का एक अंग था। हम अन्यत्र कह चुके हैं कि जब अशोक युवराज था उन्होंने खास और नेपाल प्रदेश को जीता था और पूर्व में बंगाल तथा मौर्य साम्राज्य के विस्तृत होने की पुष्टि महारथन अभिलेख से होती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है और मौर्यकाल का माना जाता है। महावंश के अनुसार अशोक अपने पुत्र को विदा करने के लिए त्राम लिपि तक लाया था और हुन सांग को भी त्राम लिपि कर्ण स्वर्ण तथा समतट पूर्वी बंगाल था पांडुवर्धन में अशोक के स्तूप को देखने को मिले थे। दिव्यावादन में कहा गया है कि अशोक के समय तक बंगाल मगध साम्राज्य का ही एक अंग था। आसमा कदाचित मौर्य साम्राज्य से बाहर था। वह अशोक के कोई स्मारक चीनी यात्री को देखने को नहीं मिले। उड़ीसा और गंजाम से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र महाराष्ट्र तक अशोक का शासन था और धौली और जीगर में अशोक के शिलालेख मिले हैं। साथ ही सौराष्ट्र में जूनागढ़ और अपरांत में मुंबई के पास सोपरा नामक स्थान के पास भी शिलालेख मिले हैं। दक्षिण में येरागुडी कर्नूल जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं। इससे अतिरिक्त उत्तरी मैसूर चित्रदुर्गा इलाके में 3 स्थान सिद्धपुर, मस्की, जातिंग, रामेश्वर में अशोक के लघु अभिलेख मिले हैं। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्या और केरल राज्यों को स्वतंत्र सीमावर्ती राज्य कहा गया है, जिससे स्पष्ट है कि सुदूर दक्षिण भारत अशोक के साम्राज्य से बाहर था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आसमा और सुदूर दक्षिण के छोड़कर अपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। यद्यपि अशोक का साम्राज्य विस्तृत था, तथापि साम्राज्य के अंतर्गत सभी देश पर उसका सीधा शासन था। लेकिन अशोक के 5वें और 13वें शिलालेख में कुछ जनपद तथा जातियों का अभिलेख जो है मिलता है, जैसे यवन का, कंबोज का, नाभक का, नाभपंथी का, भोज का और पेतनिक, आंध्र पुलिंद का। रेसन का विचार है कि ये देश तथा जातियां अशोक द्वारा जीते गए राज्य के अंतर्गत न होकर उसके प्रभाव क्षेत्र में थे, किंतु ये सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि इन प्रदेश में अशोक के धर्म महामंत्रों के लिए नियुक्त किए गए थे। डॉक्टर रायचौधरी के अनुसार इन लोगों के साथ विजित अंतर विजित का बीच का व्यवहार किया जाता था और गंधार, यवन, कंबोज उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में से था। भोज, राष्ट्रिक, पेतनिक संभवतः अपरंत पश्चिम सीमा में था। 13वें शिलालेख में अशोक ने 8वीं जातियों का उल्लेख किया और अपराध करते थे उन्हें यथासंभव आश्वासन दिया गया कि और चेतावनी दी कि वह देवन प्रिया का प्रभाव है। यदि ये जातियाँ कठिनाई उत्पन्न करें तो राज्य को उन्हें सजा देनी चाहिए और मरने की शक्ति भी है। यह 8वीं जातियाँ यद्यपि पराजित हुई थी
तथापि उनका अतिरिक्त स्वतंत्रता को मान्यता दी गई थी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अशोक ने बड़ी विस्तृत में कई सारे अहम मुद्दे उठाए हैं और उसके ऊपर में काम भी किया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अशोक के धर्म परिवर्तन के बारे में बताएंगे।